हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा हाई कोर्ट का जो सीरीज चल रहा है उसका हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे कि पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 से। पार्ट 3 में क्या है कि हाई कोर्ट के जो है न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। अरे यार शुरू करते हैं हाई कोर्ट के जो है न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ से जो है शुरू करते हैं। बात करते हैं कि हाई कोर्ट के जो न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ में क्या क्या आता है। तो बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट जो होता है कि राज्य में अपील करने का एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि यह भी जो है मूल अधिकार का जो है रक्षक होता है। सुप्रीम कोर्ट भी मूल अधिकार का रक्षक है और हाई कोर्ट भी जो है मूल अधिकार का जो है रक्षक है। ठीक है, बात करते हैं संविधान का जो है यह एक तरह से व्याख्या जो है कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्या कर सकता है? तो जी हाँ, वो भी कर सकता है। और हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी जो है संविधान का जो है व्याख्या जो है कर सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं, अरे यार चलिए अब बात करते हैं कि संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियों में जो है परिवर्तन जो कर सकता है, लेकिन इसमें कटौती और कमी नहीं कर सकता है। यानी कि हाई कोर्ट जो है, जो संसद हो गए और राज्य विधानमंडल क्या होता है, इसमें राज्य विधानमंडल के जो है जैसे कि संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से हम बात करते हैं कि जो राज्य विधानमंडल होता है उसको भी जो है 2 सदन होता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। एक होता है विधान परिषद होता है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि लोकसभा होता है। तो इन दोनों के शक्तियों में जो एक तरह से जो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसमें जो है किसी प्रकार के जो कटौती या फिर कमी जो है हाई कोर्ट जो है नहीं कर सकता है। वही हम बात करते हैं रिट जारी करना मूल अधिकार के अलावा। ठीक है, देखिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है केवल मूल अधिकार में ही रिट जारी करने के लिए जो है उसके पास अथॉरिटी है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है मिला हुआ है। वही हाई कोर्ट में बात करते हैं कि मूल अधिकार के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ में है जो कि हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है कि यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार के संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार के अलावा अन्य मामले में भी जो है रिट जारी कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट के जो है न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियाँ। हाई कोर्ट के जो न्यायिक क्षेत्र और शक्तियाँ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हम बात करते हैं प्रारंभिक, इसके कई सारे फीचर्स हैं। जैसे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गए, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार हो गए, अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गए, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे पढ़े थे। जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़े थे, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार हो गए। ये सब हाई कोर्ट के एक तरह से फीचर्स हैं। ठीक है, इसके हम न्यायिक शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय ऊपर जो एक तरह से नियंत्रण कैसे हाई कोर्ट रखता है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति है। तो हम एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक सिक्वेंसली जो है पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हम क्या करते हैं कि संसद के निर्वाचन का विवाद हो तो आप प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई ऐसे मामले हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम अपील के जरिए सुनवाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान का जो है व्याख्या का मामला हो। अगर कोई संविधान के संदर्भ में अगर व्याख्या से संदर्भित मामला हो, ठीक है, तो आप जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मूल अधिकार का मामला हो, FR इक्वल टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। आप अगर पेपर में लिख रहे हैं तो आप FR मत लिखिएगा, आपको डायरेक्ट मूल अधिकार ही लिखना पड़ेगा। हम एक कोड वर्ड लिख रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप इसको कॉपी कर दीजिए, नहीं। आप अगर नोट्स भी बना रहे हैं तो आप इसको जो है मूल अधिकार लिखिए। राजस्व संग्रह का मामला हो, अगर राजस्व संग्रह का यानी कि रेवेन्यू से अगर कोई भी संबंधित मामला है तो आप जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट में जो अपील कर सकते हैं। ठीक है, भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि विधानमंडल का निर्वाचन का विवाद हो। जैसे कि विधानमंडल, जैसे कि हमने बताया कि विधानमंडल का 2 अंग होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो अगर इससे संदर्भित कोई भी अगर मामला होता है या फिर विवाद होता है तो आप प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है जिला अदालत नहीं आता है। आप जो है इसके अंतर्गत जो है जिला अदालत के मामले को जो है आप अपील नहीं कर सकते, यानी कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई नहीं करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है हाई कोर्ट के, वो देख लेते हैं। आ पाएगा, देखते हैं।
ओके, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीश क्षेत्र रीट यानी क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश को हम एक तरह से हम रीट माने हैं, न्यायाधीश को ही रीट कहते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जो है रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में हम देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकार के संदर्भ में है, वही हम हाई कोर्ट के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो हाई कोर्ट में क्या बताया गया कि अनुच्छेद 226 के तहत आप जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट जो है रीट मतलब जारी करता है अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है या किसी भी संदर्भ में जो है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो है हाई कोर्ट जो है एक तरह से रीट जारी करता है। तो हम चलिए मूल अधिकार के संदर्भ में ही लेते हैं। अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है रीट जारी कर सकता है। तो फिर वो रीट कितने प्रकार की होती है? तो रीट जो है 5 प्रकार की होती है। जैसे कि हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया और अधिकार परीक्षा हो गया। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो मूल अधिकार का जो सीरीज़ है उसमें हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि पढ़ा रखे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना एक्सपेंड करने से फालतू के टाइम खर्च करने से कोई फ़ायदा है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पढ़ाते तो हम इसको डिस्कस करते थे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ा चुके हैं, तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। हाई कोर्ट के जो रीट क्षेत्राधिकार जो है बड़ा है, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार के अलावा जो है कई अन्य मामले में भी जो है रीट जारी करता है, ठीक है। ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पीटी पॉइंट से इसको लिए जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर पीटी से अगर सवाल बनता है तो इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत ध्यान जा सकता है। तो इसको आपको 5 स्टार देना है कि हाई कोर्ट के जो रीट क्षेत्राधिकार जो है बड़ा है, क्योंकि यह जो है मूल अधिकार के अलावा अन्य मामले में भी जो है रीट जारी करता है। संशोधन के जरिए भी जोड़ने व हटाने का प्रावधान नहीं है। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जो रीट क्षेत्राधिकार हैं, अगर इसमें हम संशोधन के जरिए इसमें हटा दें या फिर इसमें किसी प्रकार के जो संशोधन या परिवर्तन कर दें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि अब क्या है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वही मतलब कि रीट के संदर्भ में कि चंद्र कुमार मामले जो कि 1997 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि देखो एससी मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट, और इसी पर हम एक फुल स्टॉप दे देते हैं तो एससी यानी कि अनुसूचित जाति हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जहाँ हमें लगे कि हमें इस चीज़ को बता देना है तो हम उस चीज़ को हम क्लियर करके चलेंगे। तो क्या हुआ कि चंद्र कुमार मामले जो कि 1997 में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है व्यवस्था दी कि रीट जारी करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है संविधान की जो है एक तरह से जो मूल ढांचा का हिस्सा है। क्या समझे कि जो चंद्र कुमार मामला जो कि 1997 में था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से व्यवस्था दिया यानी कि व्याख्या किया कि जो रीट जारी करने का जो सुप्रीम कोर्ट और ये जो हाई कोर्ट के पास जो एक तरह से जो रीट जारी करने का जो अधिकार है, यह एक तरह से जो है संविधान के जो क्या है मूल ढांचा है। आप चाहे तो यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, मूल ढांचा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्योंकि हमने हाई कोर्ट के जो है न्यायिक क्षेत्र और शक्तियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देख लिए, रीट के बारे में पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। शायद इस वीडियो में आज कंप्लीट ही कर दे रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो लेकिन कंप्लीट कर दे रहे हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि एक प्रकार के जो है अपीलीय न्यायालय हैं, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संतुष्ट होते हैं, मतलब असंतुष्ट होते, संतुष्ट होने से क्या फ़ायदा, संतुष्ट होंगे तो फिर हम क्यों हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यानी डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अगर असंतुष्ट हो जाते हैं तो हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते हो। किसके जरिए? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। बताइए कि अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख जो है कौन सी आर्टिकल में किया गया है, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कि हम आर्टिकल का सीरीज चलाएंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं चलाएंगे, आर्टिकल का सीरीज चलाएंगे, उसमें ऑलरेडी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन आपको ये बताना है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है हम हाई कोर्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर असंतुष्ट होते हैं तो कौन सी अनुच्छेद के तहत हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना आपका एक होमवर्क है, बहुत कम होमवर्क दे रहे हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा दे रहे थे, हर बार में पूछते ही थे, क्योंकि इसके बारे में पढ़ाए नहीं इसलिए हम नहीं पूछ पा रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे इसके। चलिए देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अगर हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो हाई कोर्ट जो है कौन कौन ऐसे मामला है कि जो हमारे अपीलीय के अंतर्गत जो है वह जो है हाई कोर्ट सुन सकता है। देखिए, अगर सिविल मामला हो और आपराधिक मामला हो, यानी कि सिविल मामला हो गए, आपराधिक मामले, सिविल मामले की हम एक तरह से बात करते हैं दीवानी मामला भी कहते हैं, ठीक है।
तो आपराधिक मामले में क्या होता है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यानी जिला अदालत है, अगर आपको 7 साल से अधिक का अगर सज़ा दे दिया है तो आप उससे असंतुष्ट है तो आप क्या करते हैं कि हाई कोर्ट में जो अपील कर सकते हैं, वो भी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय पर जो है हाई कोर्ट का जो है कुछ नियंत्रण होता है। वह कैसे होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में क्या होता है, यहाँ से तो सही दिख रहा है, 2 लाइट लगाना पड़ेगा। चलो, अधीनस्थ न्यायालय पर जो है नियंत्रण जो है हाई कोर्ट का जो कैसे होता है, देखिए अगर बात करते हैं कि राज्यपाल की इसमें काफ़ी ज़्यादा भूमिका होता है, ठीक है, और हाई कोर्ट का भी। तो देखिए क्या क्या होता है कि राज्यपाल से परामर्श लेकर क्या करते हैं, हाई कोर्ट जो है न्यायाधीशों की जो नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद जो है न्यायाधीशों की तैनाती हो गई, न्यायाधीशों के जो है पदोन्नति हो गई। तो हाई कोर्ट जो है किसके परामर्श से जो है अधीनस्थ न्यायालय पर एक तरह से अधिकार करता है, तो राज्यपाल से। राज्यपाल किस राज्य के, उस राज्य के राज्यपाल, यानी कि जिस राज्य के अगर हाई कोर्ट में जो अधीनस्थ न्यायालय पर हमें नियंत्रण रखना है तो उस राज्य के राज्यपाल से जो है हमें सहमति लेना अनिवार्य है अधीनस्थ न्यायालय पर जो है नियंत्रण करने के लिए। और इसके जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम अधीनस्थ न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है, न्यायाधीशों के जो है पदोन्नति कर सकते हैं, और उसमें जो किसी प्रकार के जो है कटौती बकटौती कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का जो है लंबित केस को जो है वापस ले सकता है। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है, अगर उसका लंबित केस काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है, तो हाई कोर्ट जो अपने अधीन लेकर उसके ऊपर जो है मामला सुनवाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभिलेख न्यायालय के बारे में देखे थे। अगर उसमें अगर दंड अवमानना करते हैं तो दंड का प्रावधान था 6 माह के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट के भी जो एक अभिलेख न्यायालय होता है, जिसमें क्या होता है कि सभी निर्णय को जो है एक तरह से जो है साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि यदि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला मंगवा सकता है हाई कोर्ट सैन्य न्यायालय के मामला को छोड़कर, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि आप जो पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार हो गया, ये जो पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है इसमें क्या होता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर मामला है तो हाई कोर्ट जो है वह जो है मंगवा सकता है। तो वह कौन से अधिकार के अंतर्गत मंगवाएगा हाई कोर्ट, तो पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है। तो न्यायिक पूर्वालोकन के अंतर्गत क्या आता है कि जो कि हमने आर्टिकल 13 में तो हम देख चुके थे, जो कि जब फंडामेंटल राइट पढ़े थे तो न्यायिक समीक्षा के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर से मैं बोलूँगा कि प्ले लिस्ट चेक कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको हर सीक्वेंस मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो न्यायिक पूर्वावलोकन की जो है शक्ति क्या है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो न्यायिक समीक्षा का जो उपबंध है हाई कोर्ट के पास, जो संविधान के उल्लेख नहीं है, जो कि एक तरह से हम बात करते हैं, यार हम कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, सॉरी, कि न्यायिक समीक्षा का जो उपबंध है हाई कोर्ट के पास, जो संविधान में एक तरह से जो उल्लेख नहीं है। अगर बात करते हैं कि हाई कोर्ट जो है किसी मामले को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो हाई कोर्ट जो है उसको जो है एक तरह से जो न्यायिक समीक्षा जो है कर सकता है, और यह जो है मूल अधिकार के संदर्भ में हो सकता है, ठीक है, या केवल मूल अधिकार में ही होता है, एक तरह से मान सकते हैं। इस पर मेरा कन्फ्यूजन है, मैं इसको ना पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, क्योंकि थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है क्या है, लेकिन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन अच्छा से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ नोट में हम लिख रखे हैं कि जैसे कि जिला अदालत द्वारा जो है क्या है कि फांसी देने का अधिकार है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट जो है प्रमाणित न कर दे, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है किसी व्यक्ति को जो है फांसी की सज़ा दे सकता है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब हाई कोर्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो प्रमाण दे दे कि हाँ आप जो है मतलब कि इस व्यक्ति को जो है फांसी आप दे सकते हैं हाई कोर्ट से, जो यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट के जो है परामर्श के बाद ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है किसी व्यक्ति को जो है फांसी की जो है सज़ा दे सकता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि राज्य में हाई कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है मानना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही बताया था ना कि हाई कोर्ट जो है एक तरह से जो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है बॉस माना जाता है, यानी कि जो है एक तरह से जो प्रधान माना जाता है कि हमारा निर्णय तुम लोगों को मानना पड़ेगा। वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है
कि राज्य के हाई कोर्ट द्वारा अगर कोई घोषित कानून होता है तो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है मानना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं और ये जो हमारा हाई कोर्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा आपको पढ़ने की मन है, मेंस की पॉइंट से थोड़ा बहुत देखना है तो आप एक बार ना हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत कम ही हमने डाल रखे हैं। हम इतना कम डाले हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है कि इतना ही एनफ है पीटी और मेंस के लिए, और इसके अलावा करंट से हम लिंक कर लेंगे क्योंकि मामला हमेशा चलते रहता है, तो ये एनफ है। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ कुछ कमियां हैं, तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 15 से 20 मिनट में आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद ना हाई कोर्ट को रिवीजन कर लेंगे लक्ष्मीकांत बुक के साथ। तो यहाँ तक तो क्लियर है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल से पढ़ेंगे, अधिकरण से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम सारा सीरीज कंप्लीट करते चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बोलिए कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, आप अगर जैसे कि वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साथ साथ आप PYQ रखिए साथ में, और उसमें एक मॉक टेस्ट लगाने के शुरू कीजिए। UPSC का PYQ रखिए, आप किसी अदर के नहीं, UPSC के, मज़ा आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा अधिकरण से होगा। और तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। लॉन्ग वीडियो हो गया 16 मिनट का, धन्यवाद।